ओके, देखो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच सेज दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम ध्यान से देखो, तो ये जो ब्लू कलर के हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करते हैं तो रास्ते में आपके एटम्स पड़े होते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो तो एटम से टकराते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत होती है, और ये जो दिक्कत होती है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना? तो कोई भी वायर होता है तो हर वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो अगर वायर मेटल का है तो रेजिस्टेंस कम होगी, वायर इंसुलेटर का है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, है ना? तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना? तो कुछ कुछ फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। तो जितनी ज़्यादा आपकी लेंथ होगी, जैसे मान लो कि ये इसमें एक एटम यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, नीचे वाला वायर ध्यान से देखो तो लंबा है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम पड़े हुए हैं। तो ऊपर वाले केस में जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ऊपर वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको 1 2 3 और 4 एटम फेस करने पड़ेंगे, मतलब ये 4 से टकराएगा। लेकिन नीचे वाले केस में जब वो मूव करेगा तो ध्यान से देखो उसको ज़्यादा एटम से टकराना पड़ेगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा आपकी रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उसी तरीके से अगर हम बात करें एरिया की, है ना? अगर हम एरिया की बात करें तो जैसे मान लो कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और उन तीनों को इस एरिया से पास करना है, इस एरिया से। तीनों नेगेटिव है, तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उनको मूव करने में दिक्कत होगी क्योंकि तीनों एक साथ तो मूव कर नहीं सकते, पास पास तो आ नहीं सकते, रिपेल करते हैं। लेकिन वही तीनों इलेक्ट्रॉन मान लो अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो तीनों आसानी से मूव कर सकते हैं क्योंकि आप तीनों दूर दूर रह के भी आसानी से पास कर सकते हैं ना। तो एरिया बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस घटता है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, एरिया के। तो एक तो लेंथ हो गया, अगला फैक्टर क्या हो गया, एरिया। और तीसरा फैक्टर है करंट फ्लो क्यों करता है। एक वायर में करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनना इस लाइन को। वायर में वायर में करंट क्यों फ्लो करता है? वायर में करंट इसलिए फ्लो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ध्यान से ऊपर डायग्राम में देखो, तब के एटम वहां के वही है, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो तीसरा जो फैक्टर है उस फैक्टर को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका रेजिस्टिविटी। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। और रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। समझ में आया? अच्छा, अब देखो एक बात याद रखना, सबसे पहले हम इनकी एसआई यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है अपनी ओम। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी ओम। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट तो हो गई ओम, लेंथ की होती है अपनी मीटर और एरिया की होती है अपनी मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो R इक्वल टू, मैंने क्या बोला, रो एल बाय ए होता है। तो रेजिस्टेंस की तो होती है ओम, रेजिस्टिविटी की निकाल रहे हैं हम, लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर। सो एम से लेके एम तो गया, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट कितनी आ गई, आपकी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट आ गई ओम इंटू मीटर। क्योंकि आप इस मीटर को इधर लेके जाओगे तो ओम मीटर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो तो ओम होती है, और रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट कितनी होती है, ओम मीटर। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट कितनी होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है आपकी ओम। अब रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ पे, सुनना, रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, अब ध्यान से देखो। तो रेजिस्टिविटी की हम बात करें तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल है, मतलब कॉपर है, आयरन है, स्टील है, प्लास्टिक है, क्या है, कितना टेम्परेचर है, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। और एक बात याद रखना, मेटल्स के लिए, तो फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो मेटल्स के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो आपकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, तो आपकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी तीनों पे। पर रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। याद रखना रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। मैं इस चीज को लिख भी रहा हूं, तो रो जो है, रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एज वेल एज एरिया। तो रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अब जैसे इस फॉर्मूले के और भी अलग अलग आपके तरीके होते लिखने के, तो सपोज करो कि ये एक वायर है और इस वायर की जो लेंथ है वो है एल, तो वायर की लेंथ दे रखी है एल और मान लो वायर का डायमीटर दे रखा है डी, तो रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, d/2। तो एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो आर की जगह अगर पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई d²/4। तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला क्या आ सकता है, रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो एल, और अगर रेडियस की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो वो जो 4 है ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको काफी यूज आएंगे एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, है ना। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके के, तो देखो एक ये वाले क्वेश्चन जरूर तुम प्रैक्टिस करना कि चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड। सपोज करो कि मेरे पास कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, रेजिस्टिविटी रो है, तो उसकी रेजिस्टेंस हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रो इंटू एल बाई ए। अब मान लो मैंने इस वायर को खींच के लेंथ डबल कर दी, तो लेंथ दुगनी हो गई। मान लो अब आपका एरिया है वो मान लो ए डैश, तो मान लो अब आपका जो एरिया है वो ए डैश हो गया और लेंथ आपकी कितनी हो गई, लेंथ आपकी 12 हो गई। रेजिस्टिविटी उतनी रहेगी क्योंकि मटेरियल तो वही है ना, तो नया रेजिस्टेंस आर डैश अपन क्या लिखेंगे, रो, नई लेंथ कितनी है 12, एरिया कितना है ए डैश। अब ए डैश कैसे निकालेंगे, देखो आपने वायर को खींच के लंबा किया है तो वायर का वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, तो पहले वॉल्यूम कितना था ए इंटू एल, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट, और बाद में वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए डैश इंटू 12, क्योंकि बाद में एरिया ए डैश है और लेंथ कितनी 12, दोनों वॉल्यूम को बराबर रखो तो आपको ए डैश कितना मिला, आपको ए डैश मिला a/2। तो ए डैश की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a/2 पुट किया, ये 2 ऊपर आया तो ये कितना आ गया 4 टाइम्स आया, तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 4 गुना हो गई, है ना। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको बेसिकली पहले क्वेश्चन लिखनी है, बाद में एक क्वेश्चन लिखनी है और सॉल्व करना है ना। और इस चैप्टर के बाकी कोई भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इस टॉपिक के, तो वो आपको इसी फॉर्मूले के मिलते हैं, कौन सा, R इक्वल टू रो एल बाय ए के। अब मैं आपको एक ऑनलाइन क्विज भी भेज रहा हूँ साथ में, आपको वो क्विज सॉल्व करनी है, बहुत ही सिंपल क्विज है, और उसमें कोई भी डाउट आए तो आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, कोई भी डाउट आए 9867530456। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। और आप इस पेज को फॉलो कर लो क्योंकि इस पर क्लास 10th के, 11th के, 12th के काफ़ी फिजिक्स के वीडियोस में रोज अपलोड करता हूँ और साथ में क्विज भी होती है।